हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, आज जो मैं जजमेंट आपके साथ केस एनालिसिस करने वाला हूं, दैट इज द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। और ये वाली जो जजमेंट है आपकी सीआरपीसी में सेक्शन 154 जो कि एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बात करता है, उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क और 2014 की एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसके वजह से आज 154 का जो क्या एक ऑथेंटिसिटी है, मतलब उसके अंदर जो कंफ्यूजन थी उसको सेटल डाउन किया इस जजमेंट में। काफी सारी पुरानी जजमेंट थी जिसमें काफी कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट के रहे थे, तो उसको सेटल किया गया। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं देखा या सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सीआरपीसी के जो भी अभी तक मैंने वीडियोस बनाई हैं उनका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। 25 वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। उसके अलावा मेरे चैनल पे लेबर लॉज और कंपनी लॉज की वीडियोस है। लेबर लॉज की 60+ वीडियोस है जो कि आपके यूपीएससी, ईपीएफओ और एलएलपी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप मेरा कंटेंट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है। और एक नई इंफॉर्मेशन मुझे आपके साथ ऐड करानी है कि मैं एविडेंस एक्ट के ऊपर भी अब वीडियोस लेके आने वाला हूं। और एविडेंस एक्ट के ऊपर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, केस लॉज डिस्कस करेंगे, जजमेंट जो भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है वो सारे डिस्कस करेंगे। तो आज हमको ये जजमेंट करनी है। और आप लोगों को जैसे पता है, जो लोग मेरे वीडियोस को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने अब जो मेरा नया टॉपिक आने वाला है वो सेक्शन 154 ही आएगा। तो इसलिए पहले मैं ये जजमेंट करा रहा हूं, उसके बाद मैं 154 पे प्रोसीड करूंगा अगली वीडियो में। तो देखिए जजमेंट में हुआ क्या। तो ये जजमेंट आई आपकी 12 नवंबर सन 2013 को। तो जिन लोगों के पास साइटेशंस होगी वो साइटेशंस हमेशा 2014 की होगी, क्योंकि जब ये बुक में पब्लिश हुई थी तो 2014 की बुक्स में ही पब्लिश हुई थी, चाहे वो आपका एआईआर हो चाहे वो आपका एससीआर हो, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स की बुक हो। तो ललिता कुमारी के अंदर फैक्ट्स में आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि एक आर्टिकल 32 के अंदर रिट फाइल करी गई हेबस कॉर्पस की। आर्टिकल 32 के अंदर हेबस कॉर्पस के लिए रिट फाइल करी गई। ललिता कुमारी के फादर श्री भोला कामत ने रिट फाइल करी थी। और रिट फाइल करके उन्होंने कहा कि भैया, ये जो इनकी माइनर डॉटर है जिनको किडनैप कर लिया गया है, उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको आजाद करवाने के लिए, उनको फ्री कराने के लिए रिट फाइल करी गई। अब हुआ कुछ यूं कि ये 2008 की बात है। एक पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई बेटी के गुम जाने की, उसकी किडनैपिंग होने की। जो भोला कामत है उन्होंने अपनी बेटी ललिता कुमारी जो माइनर थी उनकी किडनैपिंग की खबर रिटर्न रिपोर्ट दर्ज करवाई। मगर जो ऑफिसर इंचार्ज थे पुलिस स्टेशन के वहां पे, उन्होंने कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया। तो जिसके बाद मैटर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को टेक ओवर किया गया, मतलब पास ओवर किया गया, और वहां पे फिर एफआईआर दर्ज करी गई। तो 2008 में भी ललिता कुमारी का जब ये केस हुआ था, जिसको 2 जज बेंच ने सुना था, उस टाइम पे इस मैटर को टू जज बेंच ने सुना था। और वहां पे इंस्टेंटली एफआईआर को दर्ज करने कराने की बात करी गई थी। और इवन की यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल जो भी गवर्नमेंट है उनको नोटिस सप्लाई किए गए थे कि 154 पे आप डिले क्यों करते हैं, आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते। आप लोगों को अगर पता होगा तो सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अंदर अगर कभी भी पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहीं कमिट हुआ है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आती है, अगर वो ओरल में है तो उसको रिड्यूस इन राइटिंग करना होता है, मतलब उसको एफआईआर दर्ज करनी होती है 154(1) के अंदर। सीआरपीसी का प्रोविजन है उसके अंदर। तो हुआ क्या कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जब सुप्रीम कोर्ट से झाड़ लगी 2008 में, तो फिर उसके बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई, मगर उसके बाद भी प्रॉपर स्टेप नहीं लिए गए। तो अब यहाँ पे मुद्दा क्या आया कि 2012 पहले तो 2008 में मैटर गया, ठीक है, तब तो एफआईआर दर्ज करा दी गई, फिर भी एक्शन नहीं लिया गया। फिर 2012 में ये मैटर दोबारा उठा, जिसको 3 जजेस बेंच ने टेकअप किया। अब यहां पे हुआ क्या कि यहां पे 2 कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन थे। पहला कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन ये था, अब ये इशू क्या था पहले मैं वो बताता हूं, कि जब कभी भी पुलिस ऑफिसर को एक इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, आप स्क्रीन पे इशू देख सकते हैं, जब कभी भी पुलिस ऑफिसर को एक इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, जो इंफॉर्मेशन किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमिट होने का जानकारी देती है, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमिट होने की जानकारी देती है, तो क्या उस केस में पुलिस ऑफिसर को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए, मतलब पहले ये थोड़ा जांच कर लेना चाहिए कि एक्चुअली में वो इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है, या एक्चुअली में वो इंफॉर्मेशन की कुछ वेरासिटी है, या एक्चुअली में वो इंफॉर्मेशन ट्रू है भी या नहीं, या कोई फॉल्स या फ्रिवोलस किसी ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। तो यहीं पे क्वेश्चन उठा, यही इशू था कि क्या वो इंफॉर्मेशन जब कमीशन ऑफ एन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और आप लोग जानते हैं मैंने कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन पे वीडियो बना रखी है सीआरपीसी में, आप डिस्क्रिप्शन देख लेना। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंस होते हैं जहां पे पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। और आप यूं समझिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस ज्यादा ग्रीवियस नेचर के, ज्यादा आपके जो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। तो वहां पे उस केस में सवाल यही था कि क्या पुलिस ऑफिसर को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस में बटा हुआ है। कुछ डिसीजंस ऐसे थे जो कहता था कि नहीं, पुलिस ऑफिसर को एज सुन एज जैसे ही जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, जो भी ऑफिसर है, इंचार्ज एसएचओ है,
उसको इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि किसी किस्म का कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसको एफआईआर दर्ज कर लेनी पड़ेगी, उसको रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर करनी पड़ेगी 154 के अंदर। मगर जो स्टेट का ओपिनियन था वो इस तरीके से था, उन्होंने अपनी जो जजमेंट्स आगे फॉरवर्ड करी कि यहां पे कई सारी ऐसे जजमेंट्स थी, दो ललिता कुमारी की जजमेंट से पहले, जहां पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने की भी बात करी गई थी। अब यहां पे इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए 2012 में ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के 3 जज बेंच वाले मैटर में उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर देते हैं, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्लिक्टिंग डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के, बहुत ज्यादा कंफ्लिक्टिंग डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के। तो इस इशू के ऊपर कि पुलिस ऑफिसर को किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन रिसीव होने के, कमीशन की जो इंफॉर्मेशन रिसीव होती है 154 के अंदर, क्या उसको रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर विदाउट द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए या विद द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए। तो काफी सारे मुद्दों पे यहां पे बात हुई, काफी चीजों पे डिस्कशन हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी कही कि किस तरीके से कम एफआईआर होती है, किस तरीके से केस दब जाते हैं, किस तरीके से एनसीआरबी के डेटा में ज्यादा केसेस नहीं रजिस्टर होते हैं। हालांकि ऑलरेडी एनसीआरबी के डेटा में बहुत ज्यादा केसेस हैं, बट किस तरीके से एफआईआर नहीं पुलिस की वजह से, पुलिस की मिस्चीवियस बिहेवियर की वजह से नहीं दर्ज हो पाते, या फिर जो बंदा है, जो विक्टिम है, वो नहीं पहुंच पाता, एक्यूज फ्रीली घूमता है। तो इसीलिए एफआईआर को रजिस्टर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं थोड़ा बीच का रास्ता लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे ही आपका जो लॉ लेट डाउन किया मेन, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे ही आपको एक कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन मिलता है, आपको मतलब पुलिस ऑफिसर को, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन है, जो 154 के अंदर लैंग्वेज यूज हो रखी है, तो उसको रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आप, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी if the information discloses commission of a cognizable offense and no preliminary inquiry is permissible in such a situation। इसका मतलब वहां पे पुलिस वाला, जो पुलिस ऑफिसर है, दैट विल नॉट वेट फॉर द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कि नहीं जी पहले इस इंफॉर्मेशन की जांच कर लेते हैं और उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, बिकॉज देर आर सर्टेन कंडीशन, देर आर सर्टेन सिचुएशन जहां पे क्विक एक्शन की जरूरत है, जहां पे इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, और शायद पुलिस ऑफिसर के उस एक हफ्ते डिले करने की या 10 दिन डिले करने की वजह से हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाए। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन अंडर सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी, when the police officer has received an information which is regarding any commission of a cognizable offense, then it is mandatory that he has to register the FIR। Point number 1। Point number 2, if the information does not disclose a cognizable offense, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को रिसीव हुई है, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर कैन कंडक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कंडक्ट करते वक्त पुलिस ऑफिसर का जो फोकस रहेगा, जो ध्यान रहेगा, वो ध्यान यही रहेगा कि ये चेक करें कि जो इंफॉर्मेशन मुझे रिसीव हुई है, जिसने दी है, वहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चेक करना है। दूसरी चीज, अगर इंक्वायरी में पता चलता है कि कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो एफआईआर तो दर्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कब की सिचुएशन में बता रहा हूं आपको, कब जब स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन से ये ना पता चले कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर फॉर द सेफर साइड डायरेक्ट एफआईआर को रजिस्टर नहीं करे। पुलिस ऑफिसर कैन डू अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन ऑर्डर टू असर्टेन, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि हाँ, जो इंफॉर्मेशन मुझे बाहर से रिसीव हुई है, उस इंफॉर्मेशन से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो वहां पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो अगर उसमें लगता है कि हाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो ठीक है जी, आप करिए, एफआईआर दर्ज कर दीजिए। और अगर कॉग्नि मतलब जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, वहां पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते वक्त अगर पता चलता है कि नहीं, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, और वहां पे वो जो कंप्लेंट आई थी, उस कंप्लेंट को क्लोज कर दिया पुलिस ऑफिसर ने, तो पुलिस ऑफिसर उस क्लोजर का, जो क्लोजर रिपोर्ट होगी पुलिस ऑफिसर की, वो उसकी रिपोर्ट की एक कॉपी फर्स्ट इन्फॉर्मेंट को भी सप्लाई करेगा। ये डायरेक्शंस थी, मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्शन इशूज, इसमें कुछ लॉ लेट डाउन है और डायरेक्शन इशू करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान रखना, गवर्नमेंट्स को। तो वहां पे पुलिस ऑफिसर, जो भी फर्स्ट इन्फॉर्मेंट था, फर्स्ट इन्फॉर्मेंट कौन है पहले वो भी समझ लीजिए, जिसने इन्फॉर्म किया था कि साहब ये चीज हो रही है, को कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हुआ है, तो उसको देना पड़ेगा, और 1 वीक के अंदर ही देना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप डिले करते हो या फिर आपने क्यों, आप मतलब कंप्लेंट आपने क्लोज कर दी, उसका भी रीजन उसमें स्टेटेड होना चाहिए। द रीजन फॉर नॉट प्रोसीडिंग फर्दर इज टू बी स्टेटेड, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, द पुलिस ऑफिसर हैज टू रजिस्टर द एफआईआर इफ इट डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और अगर वो मना कर देता है, अगर वो ऐसा नहीं करता एफआईआर दर्ज करने से, तो वहां पे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, एक्शन अगेंस्ट द एरिंग पुलिस ऑफिसर्स।
जो भी गलती कर रहे हैं ना पुलिस ऑफिसर्स, द एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द एरिंग पुलिस ऑफिसर्स। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, जो आपके रेप केसेस हो गए, वहां पे अगर पुलिस ऑफिसर, 2013 के अमेंडमेंट है, वहां पे अगर पुलिस ऑफिसर नहीं दर्ज कर रहा कंप्लेंट, तो इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 166A आपका स्पेसिफिकली मेंशन है, वहां पे पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, अगर वो एफआईआर दर्ज करने से मना कर रहा है इन द केसेस ऑफ द क्राइम अगेंस्ट वुमेन। उसके बाद अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने बोला द स्कोप ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट टू वेरीफाई द वेरासिटी बट टू असर्टेन वेदर द इंफॉर्मेशन रिवील्स एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जब हो रही है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जब पुलिस ऑफिसर कंडक्ट कर रहा है, तो वहां पे उसको ना डिटेल में नहीं जाना, एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही यहां पे, दैट इज अ प्रिलिमिनरी स्टेज। वहां पे पुलिस ऑफिसर को सिर्फ इतना डिटरमाइन करना है कि मेरे को जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके बेसिस पे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है नहीं हो रहा, मेरे को उसकी और डिटेल में नहीं जाना। अगर हो रहा है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करो, और एफआईआर के दर्ज होने के बाद तो प्रोसेस है ना इन्वेस्टिगेशन का, प्रॉपर डिटेल में एविडेंसेस को कलेक्ट करने की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यहां तो हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि हाँ ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो चलो जी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अंडर सेक्शन 154 कर देते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो स्कोप है ना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, उसको बहुत वाइडर नहीं रखा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया सिर्फ इतना चेक करो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है या नहीं। अगला, अब कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट ने बताए जो कि एग्जॉस्टिव नहीं है, पहले ही बता दूं मैं, ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव है। इलस्ट्रेटिव मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एग्जांपल्स दिए कि इन केसेस में आप अप्लाई कर सकते हो, एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा भी लिस्ट हो सकती है। कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जहां पे आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर मत करिए, डायरेक्ट एफआईआर को रजिस्टर मत करिए, इनफैक्ट आप पहले एक छोटी सी पुलिस ऑफिसर के ऊपर जिम्मेदारी दे रही कि आप एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर लीजिए। कौन कौन से सिचुएशन है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, जैसे आपके क्रुएल्टी के मैटर हो जाते हैं, उसके बाद कमर्शियल ऑफेंसेस, आपके कंपनी लॉ वगैरह के मैटर हो गए, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस हो गए जो डॉक्टर के खिलाफ होते हैं, करप्शन के केसेस हो गए, वहां तो सैंक्शन लेना पड़ता है आपको। तो वहां पे एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी है कि ताकि वहां पे पहले डिटरमाइन कर ले कि हाँ जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है वो एक्चुअली में इन्फॉर्मेशन ट्रू है या कोई फ्रिवोलस या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो सप्लाई करके नहीं जा रहा। उसके अलावा कुछ ऐसे केसेस भी जहां पे 3 महीने का डिले हो चुका है, 3 महीने से ज्यादा का डिले हो गया है, और सामने वाला जो एफआईआर दर्ज कराने आया वो उस डिले को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, उसके पास को प्रॉपर रीजन नहीं है, वो बता नहीं पा रहा कि मैं 3 महीने से क्यों एफआईआर दर्ज कराने नहीं आया था, मैं 3 महीने से क्यों कंप्लेंट दर्ज कराने नहीं आया, तो वो कोई उसके पास को प्रॉपर रीजन है ही नहीं। तो उन केसेस में पुलिस ऑफिसर थोड़ा सा मतलब सस्पिशन की नजर से देखता है, और वहां पे पुलिस ऑफिसर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। मैं बता दूं कि ये आपकी इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव नहीं। एग्जॉस्टिव मतलब यही सिर्फ एक इकलौती लिस्ट नहीं है, इसमें फर्दर एडिशन हो सकता है। और लास्ट यहां पे मैं खत्म करना चाहूंगा कि जो भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, पुलिस ऑफिसर को कहा गया कि वो 7 दिन के आसपास करी जाए, 7 दिन में कंडक्ट कर ली जाए, क्योंकि ज्यादा उसमें कुछ देखना है नहीं। डिटेल इन्वेस्टिगेशन आपके एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के बाद ही शुरू होती है। तो और अगर किसी भी किस्म का डिले हो रहा है तो पुलिस ऑफिसर्स अपना सारा डे टू डे एक्टिविटीज अपनी जनरल डायरी में मेंटेन करते हैं। आप लोगों को आइडिया होगा इसके बारे में। तो अगर जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, उसको हम जनरल डायरी में पुलिस ऑफिसर एंटर करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है। तो ये कुछ डायरेक्शन ले डाउन करी, लॉ ले डाउन किया ललिता कुमारी के केस में। तो और मैंने फैक्ट बता दिया आपको, इशू बता दिया। तो आई होप आपको ये जजमेंट पसंद आई होगी, और अगर आपको जजमेंट अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और मेरे चैनल एजुकेशन पर ऐसे को ऐसे ही देखते रहे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।